नमस्कार दोस्तों। मैं अंशुल सोनी अपने इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी परीक्षा में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है साइबर सिक्योरिटी। ये टॉपिक एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में यूनिट 9 के अंतर्गत दिया गया है। यूनिट 9 का नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसी विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। ना केवल एमपीपीएससी के लिहाज से बल्कि अपने सामान्य जीवन के लिहाज से भी हमें साइबर सिक्योरिटी की कुछ जानकारियां होनी चाहिए। हम अक्सर ये देखते हैं कि लोगों के साथ विभिन्न तरह के साइबर अपराध होते हैं, जैसे किसी की फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर लिया गया, किसी के साथ बैंकिंग धोखाधड़ी की गई, या फिर किसी की आइडेंटिटी का गलत उपयोग किया गया। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों का हमें पता होना ज़रूरी है। इसी के साथ हम आज ये जानते हैं कि हम अपने इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इस टॉपिक में जो साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं साइबर किसे कहते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे इसमें कि साइबर स्पेस किसे कहते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि साइबर सुरक्षा क्या कहलाता है। हमें यह भी जानना है कि साइबर अपराध के प्रकार क्या होते हैं, जिनमें साइबर हमला शामिल है, साइबर जासूसी शामिल है, साइबर पोर्नोग्राफी शामिल है, साइबर वॉरफेयर, साइबर आतंकवाद शामिल है। उसके बाद हमें यह भी देखना है कि साइबर बुलिंग किसको कहते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट किसको कहते हैं, क्लिक जैकिंग किसको कहते हैं। इसके बाद हम कुछ साइबर अपराध करने के तरीकों के बारे में जानेंगे, जिसमें हैकिंग शामिल है, हैकिंग के टूल्स क्या होते हैं, वायरस किसे कहते हैं। हैकिंग में बहुत सारे हैकर्स होते हैं। हमें उन हैकर्स के बारे में जानना है कि हैकर्स कितने प्रकार के हैकर होते हैं, जैसे कि ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, रेड हैट हैकर। साथ ही साथ स्क्रिप्ट किडीज किसको कहते हैं, फिरकिर किसको कहते हैं, और हैक्टिविस्ट किसको कहते हैं। इसके बाद जब इन हैकरों के बारे में हम पढ़ चुके होंगे, उसके बाद हमें ये देखना है कि हैकिंग में सामान्य तौर पर किन टूल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि की लॉगर, भेद्यता स्कैनर जिसे वर्नेबिलिटी स्कैनर कहते हैं, और रूट किट। इसके बाद हम कुछ प्रमुख वायरस के बारे में देखेंगे। वायरस में हम ये देखेंगे कि मैलवेयर किसको कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स किसको कहते हैं, स्पाईवेयर किसको कहते हैं, वॉर्म किसको कहते हैं। साथ ही साथ हम रैंसमवेयर के बारे में, पैगासस स्पाईवेयर के बारे में, और लॉजिक बम के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से कुछ अन्य वायरसेस के बारे में पढ़ते हुए अंत में हम ये आएंगे कि साइबर हमलों से बचने के उपाय क्या होते हैं। आखिरकार किन उपायों को यूज करके कोई व्यक्ति साइबर हमलों से बच सकता है। ये बहुत ही सामान्य उपायों के बारे में हमने चर्चा की है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को और जानते हैं कि साइबर किसको कहते हैं। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है साइबर और एक है सिक्योरिटी। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि साइबर शब्द का मतलब क्या है। हम जो कुछ भी अपने सामान्य जीवन में देखते हैं, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर का नेटवर्क और इंटरनेट, ये सब कुछ साइबर शब्द में ही इंक्लूड होता है। इन्हीं के लिए साइबर शब्द का उपयोग किया जाता है। ये सब कुछ वर्चुअल रियलिटी है, मतलब एक आभासी दुनिया। इस आभासी दुनिया के लिए हम साइबर शब्द का यूज करते हैं। और इसी साइबर शब्द से संबंधित कुछ अन्य शब्द आते हैं, जैसे कि जब हम साइबर शब्द के बारे में बात करते हैं, तो हम ये देखेंगे साइबर शब्द बना है कंप्यूटर के लिए, उससे संबंधित नेटवर्क के लिए, और इंटरनेट के लिए। यह सब कुछ एक तरह की आभासी दुनिया है, एक तरह की वर्चुअल दुनिया है ये सब कुछ। साइबर शब्द का उपयोग कई जगह होता है। जैसे हमने साइबर शब्द के लिए देखा होगा
एक शब्द उपयोग किया जाता है, साइबर क्राइम। इसी तरीके से एक शब्द उपयोग किया जाता है, साइबर सुरक्षा। एक शब्द उपयोग होता है, साइबर स्पेस। इसी तरीके से और भी अन्य शब्द उपयोग होते हैं, जैसे कि साइबर अटैक। अब इन शब्दों के बारे में यदि हम देखें, ये समझते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। जब कभी भी कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और आभासी दुनिया का उपयोग किसी भी गैर कानूनी कार्य के लिए किया जाता है, ऐसा कोई भी गैर कानूनी कार्य जो अनाधिकृत रूप से किया जाता है, उसे कहते हैं साइबर अपराध। ये होता है साइबर अपराध। और जब इन साइबर अपराधों को रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। रोकने के प्रयास को ही साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। ये जो कुछ भी हमने समझा है, इसे हम स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या। देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि आखिरकार साइबर किसको कहते हैं। तो साइबर शब्द का प्रयोग कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और इनसे संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में किया जाता है, जैसे साइबर अपराध, साइबर युद्ध और साइबर सुरक्षा। इसे ही अभी हमने बोर्ड में देखा था कि आखिरकार ये शब्द क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा साइबर क्राइम किसको कहते हैं। साइबर क्राइम बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। कंप्यूटर का, इंटरनेट का, नेटवर्क का प्रयोग किसी गलत काम में, किसी गैर कानूनी काम में करना, जैसे कि नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना, इंटरनेट के द्वारा किसी की जासूसी करना और साथ ही साथ में आर्थिक अपराध करना। इसके बाद हम ये देखते हैं, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर स्पेस किसको कहते हैं। साइबर स्पेस शब्द जो है, एक आभासी दुनिया के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये विभिन्न संचार नेटवर्क की वेब है। सामान्य तौर पर देखें तो इंटरनेट की दुनिया को ही साइबर स्पेस कहा जाता है। जो इंटरनेट की दुनिया है, जैसे इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, नेटवर्क है, या तो सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया। हम किसी को ईमेल भेजते हैं, या तो हम किसी फ़ोटो का उपयोग करते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं, फेसबुक में हम कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, ये सब कुछ साइबर स्पेस ही कहलाता है। साइबर स्पेस को अन्य तरीके से इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए ये कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं, तो इनकी इस दुनिया को ही साइबर स्पेस कहा जाता है। ये बहुत सामान्य शब्द है जो कि साइबर टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार साइबर सुरक्षा क्या है, ये भी हम एक बार देख चुके हैं। साइबर सुरक्षा को यदि परिभाषा के तौर पर देखा जाए, सामान्य तौर पर तो हम समझते हैं, सामान्य तौर पर इसका मतलब ये है कि साइबर आक्रमण से बचने के लिए जो भी उपाय किए जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं साइबर सुरक्षा, ताकि हम साइबर क्राइम से बच सकें। लेकिन यदि इसे परिभाषा के तौर पर देखा जाए, तो हम ये देखेंगे विभिन्न तरह के साइबर अपराध, विभिन्न तरह के साइबर अपराध, जैसे कि साइबर अपराध, जैसे कि अनाधिकृत पहुंच। अनाधिकृत पहुंच का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति ये अपराध कर रहा है, उसे कोई अधिकार नहीं है ये अपराध करने का। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करता है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज करने का अधिकार केवल आपका है, और आपने वो अधिकार किसी और को दिया ही नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी जानकारी के बिना आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करके उसका यूज करे, तब इसका मतलब ये होगा कि उसके पास अधिकार तो नहीं था। उसने आपके दिए हुए अधिकार के बिना आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज किया,
इसका मतलब ये है कि उसने अनाधिकार के तहत ऐसा काम किया है। तो इसका मतलब ये है अनाधिकार पहुंच आदि से नेटवर्क और उसमें उपस्थित सूचना की रक्षा करना, इसे कहा जाता है साइबर सुरक्षा। ये परिभाषा के तौर पर है, यदि किसी भी एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में ये पूछा जाता है, परिभाषा के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको पूछा जाता है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर हम ये देखते हैं कि आखिरकार कुछ प्रमुख साइबर अपराध के प्रकार कौन से होते हैं। साइबर अपराध बहुत से तरीकों के होते हैं, तो इनमें हमें कुछ प्रमुख अपराधों के बारे में पढ़ना है कि इनके प्रकार क्या हैं। इनके अलावा जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, इसके अलावा भी बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ चुनिंदा प्रकारों को ही शामिल किया है। जैसे इसमें हम पहला ये पढ़ने वाले हैं साइबर हमला, कि आखिरकार ये साइबर हमला क्या करता है। कंप्यूटर की जो भी प्रणाली होती है, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, उसमें किसी भी द्वेषपूर्ण भावना से हमला करना ताकि उसका कुछ मिसयूज किया जा सके, उसे ही हम कहते हैं साइबर हमला। सामान्य शब्दों में देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बैंकिंग ओटीपी को प्राप्त करके उसके साथ बैंकिंग धोखाधड़ी करना, तो ये एक तरह का साइबर हमला कहलाया। किसी के इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट आदि को हैक करके उसकी व्यक्तिगत जानकारियों का गलत उपयोग करना, किसी तरह का कोई गलत पोस्ट करना, ये है साइबर हमला। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी मान लीजिए, जिसके पास में उसका कुछ व्यक्तिगत डाटा है, उसके डाटा को गलत तरीके से प्राप्त करना और उस डाटा को मिसयूज करना, ये कहलाता है साइबर हमला। दूसरा प्रकार जो हम पढ़ने वाले हैं, इसको कहते हैं साइबर जासूसी। साइबर जासूसी का मतलब ये होता है इंटरनेट का प्रयोग करके किसी की जासूसी करना। देखिए, सामान्य तौर पर जासूसी किसको कहते हैं? सामान्य तौर पर जासूसी का मतलब ये होता है कि हम किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं और उस व्यक्ति को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी। ए बी के बारे में कुछ सूचनाओं को जानना चाहता है, इसलिए ये उससे, और उस बी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मतलब ये बी जानता ही नहीं है कि इसकी सूचनाओं को, इसकी जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है, इसको इसके बारे में किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसे हम सामान्य तौर पर कहेंगे जासूसी। इसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं जासूसी। और जब यही जासूसी इंटरनेट की मदद से की जाती है, तब इसे ही कहा जाता है साइबर जासूसी। और इसमें किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? इसमें यूज़ किया जाता है स्पाईवेयर का। स्पाईवेयर मतलब एक ऐसा वायरस जो कि जासूसी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें यूज़ किया जाता है कीलॉगर का। कीलॉगर का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में एक ऐसा वायरस डाल दिया जाता है जिसमें कंप्यूटर के कीबोर्ड में दबाए गए पूरे बटन रिकॉर्ड होते हैं। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ ऐसा करने के लिए यूज़ किया जाता है हैकिंग तकनीकों का। हैकिंग तकनीकों के बारे में भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। इस तरीके से इसे कहा जाता है साइबर जासूसी, जो कि एक तरह का अपराध है। ये एक तरह का साइबर अपराध है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं साइबर पोर्नोग्राफी के बारे में। ये सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं कि ये शब्द क्या है। साइबर पोर्नोग्राफी का मतलब ये होता है कि इंटरनेट की मदद से किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर या तो किसी वेबसाइट पर किसी भी तरह का अश्लील साहित्य, अश्लील वीडियो, अश्लील इमेज शेयर करना, डाउनलोड करना या तो किसी व्यक्ति को भेजना, ये सब कुछ साइबर पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आता है, जो कि साइबर क्राइम ही कहलाता है। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि साइबर वॉरफेयर किसको कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि युद्ध के समय, जब दो देश आपस में युद्ध करते हैं, तब अक्सर ये सुनने में आता है कि साइबर वॉरफेयर हुआ। ये साइबर वॉरफेयर है क्या? हमें ये जानना होगा कि साइबर वॉरफेयर को युद्ध का पांचवा क्षेत्र कहा जाता है। युद्ध का पांचवा क्षेत्र जो है वो साइबर वॉरफेयर कहलाता है। हमें ये देखना होगा कि युद्ध के क्षेत्र कितने होते हैं। युद्ध का एक क्षेत्र होता है वायु क्षेत्र, एक क्षेत्र होता है थल क्षेत्र और एक क्षेत्र होता है जल क्षेत्र। इसके अलावा
युद्ध का एक चौथा क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं अंतरिक्ष। और उसके बाद एक नया टर्म यूज किया जाने लगा है जिसको युद्ध का पांचवा क्षेत्र कहा जाता है, और इसको कहा जाता है साइबर का क्षेत्र, मतलब इंटरनेट की दुनिया। इसी क्षेत्र में जब घुसपैठ की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब जैसे सामान्य तौर पर यदि देखें तो कोई देश जब किसी दूसरे देश के नेटवर्क में प्रवेश करता है, कोई भी देश जब किसी दूसरे देश के नेटवर्क में प्रवेश करता है और उस नेटवर्क से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तब उसे कहा जाता है साइबर वॉरफेयर। कोई भी देश आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं फिर से ए और बी का एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। एक देश है ए, एक देश है ए और दूसरे देश का नाम है बी। एक देश का नाम है ए और दूसरे देश का नाम है बी। आप अपने मन में कोई भी नाम इमेजिन कर सकते हैं। इनके बीच में किसी भी तरह का युद्ध हो गया। अब युद्ध होने में ए नाम का देश बी नाम के देश के पूरे सूचना नेटवर्क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है कि इनके यहाँ का जितना भी सूचना नेटवर्क है, सूचना नेटवर्क का मतलब जैसे कि इंटरनेट आदि, इनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है कि ये इनके यहाँ का पूरा इंटरनेट तबाह हो जाए, ये किसी को मेल ना कर सकें, किसी तरह का कम्युनिकेशन स्थापित ना कर सकें। तो इसे कहते हैं साइबर वॉरफेयर। ये इसके द्वारा किया जा रहा है बी के लिए, और बी भी सेम ऐसा ही कर रहा है। बी भी ए के इंटरनेट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उनके यहाँ के सूचना तंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे कहा जाता है साइबर वॉरफेयर। इसके बाद में देखिए, इसको हम एक परिभाषा के तौर पर यदि पढ़ें तो परिभाषा के तौर पर पढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि किसी देश द्वारा किसी अन्य देश के नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना, जो अभी हमने चर्चा की है, संचार नेटवर्क को बाधित करना, गुप्त डाटा चुराना, मतलब यदि मान लीजिए एक देश दूसरे देश की सीक्रेट जानकारियों को इकट्ठा कर रहा है। सीक्रेट जानकारियों को इकट्ठा करने का मतलब ऐसी जानकारियां जो शायद इंटेलिजेंस के पास में रहती हों, या फिर उस देश की सुरक्षा के लिए, एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी हो, उन जानकारियों को इकट्ठा कर रहा है और उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसे कहा जाता है साइबर वॉरफेयर। इसे युद्ध का पांचवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि साइबर वॉरफेयर किसको कहते हैं। इसके बाद हमें ये देखना है कि साइबर आतंकवाद किसको कहते हैं। आतंकवाद का मतलब ये होता है दहशत पैदा करना। दहशत पैदा करना मतलब जब किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश के नागरिकों के मन में या तो वहां की सरकार के मन में कोई गलत एक्टिविटी करके दहशत पैदा की जाती है, तो उसे कहते हैं आतंकवाद, आतंक फैलाना। अब यही काम जब इंटरनेट की मदद से किया जाए, यही काम यदि इंटरनेट की मदद से किया जाए, तो उसे कहते हैं साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद का मतलब यह है इंटरनेट की मदद से आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, आतंकी विचारधारा को फैलाना, या तो दूसरे देश को नुकसान पहुंचाना, किसी भी तरह का आतंक को बढ़ावा देना, ये कहलाता है साइबर आतंकवाद। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो हम ये देखेंगे कि साइबर बुलिंग किसको कहते हैं। साइबर बुलिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये देखिए, साइबर बुलिंग किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, एक सामान्य नागरिक को बहुत जानकारी होना चाहिए। हम जानते हुए या तो ना जानते हुए, जाने अनजाने में ही सही, अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे लोग साइबर बुलिंग करते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो एक तरह का अपराध कर रहे हैं। हमें सबसे पहले ये देखना होगा, इसमें एक शब्द का यूज किया गया है बुलिंग, कि आखिरकार ये बुलिंग क्या होता है। जब आप इस बुलिंग शब्द को समझ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से ये समझ लेंगे कि साइबर बुलिंग किसको कहते हैं। ये देखिए, ये एक शब्द यूज किया है बुलिंग। बुलिंग शब्द यूज होता है बुली करने के लिए। और बुली करने का मतलब क्या होता है? बुली करने का मतलब होता है किसी को परेशान करना। ये परेशान करना ऐसा नहीं है कि जैसे हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति को आप गालियां दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप कुछ गलत बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस तरीके से किसी व्यक्ति को परेशान करना बुली करना कहलाता है।
और जब ऐसा ही इंटरनेट की मदद से किया जाए, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे किया जाए, फेसबुक पे किया जाए, इंस्टाग्राम पे किया जाए, तो इसे कहते हैं साइबर बुलिंग। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एसएमएस की मदद से, इंटरनेट सेवा की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से, चैटिंग आदि का उपयोग करके किसी व्यक्ति को परेशान करना या हानि पहुंचाना। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने सोशल नेटवर्क में अपना कोई विचार जो है वो व्यक्त किया है। हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फेसबुक पे किसी व्यक्ति ने अपना कोई भी विचार व्यक्त किया, और ये विचार कैसा भी हो सकता है। मानते हैं कि ये राजनैतिक विचार था, या तो उसका कोई धार्मिक विचार था। अब इस राजनैतिक और धार्मिक विचार से कोई व्यक्ति सहमत हो सकता है और कोई व्यक्ति असहमत हो सकता है। अब यदि कोई व्यक्ति जो इससे असहमत है, वो वहां पर उनके कमेंट सेक्शन में किसी तरह की गलत बातों को लिखने लगे, उसे गालियां देने लगे, उसे धमकी देने लगे, तो ये सब कुछ ये कहलाएगा कि आप ऐसा कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति को परेशान करने के लिए। और इसे ही कहा जाता है साइबर बुलिंग। साइबर का उपयोग करके, इंटरनेट का उपयोग करके किसी को बुली करना, ये एक तरह का अपराध है और इसके लिए बकायदा सजा के प्रावधान भी हैं। अगला टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये बहुत उपयोग होता है साइबर क्राइम करने के लिए। हम इसे अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इस टर्म का नाम क्या है। इस टर्म को कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट को हम दो भागों में बांट देते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, और थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना। यदि ऐसे हम हिंदी में समझें तो इसका मतलब यह है किसी व्यक्ति की पहचान को चोरी करना। अब ये पहचान को चोरी कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड आदि को आपने नकली रूप धारण करके चोरी कर लिया और उसका आप गलत उपयोग कर रहे हो। इसे ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए आपने अपनी इंस्टाग्राम में या तो फेसबुक में कोई आईडी बनाई है, और उस आईडी में आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड किया है। प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करने के साथ आपका नाम उसमें लगा हुआ है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड उसमें लगा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें डली हुई है, आपके फैमिली मेंबर्स उसमें ऐड हैं। तो इतनी जानकारी काफ़ी है किसी भी व्यक्ति को गलत उपयोग करने के लिए। अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि एक नई आईडी बनाएगा, उसमें आपकी प्रोफाइल फ़ोटो लगा देगा, आपकी ये बेसिक जानकारियाँ डाल देगा, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो एक तरीके से उसने आपकी आइडेंटिटी को यूज करके एक नई आईडी बना दी, और वो उस नई आईडी का उपयोग कर रहा है किसी ना किसी तरह के गलत कामों में। जैसे आपके दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजेगा, उनसे पैसों की मांग करेगा, या तो उस गलत आईडी का उपयोग करके कहीं पे कुछ गलत कमेंट करेगा, गलत चीज़ों को लाइक करेगा। आपकी पहचान को उसने चोरी कर लिया, और आपकी पहचान को चोरी करके अब वो उसका पूरी तरह से मिसयूज कर रहा है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ये साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और इससे बचने के लिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आप अपने सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट हैं उनको प्राइवेट करके रखें। और साथ ही साथ में यह सलाह दी जाती है कि अननेसेसरी अनजान लोगों को अपनी आईडी में ऐड करने से बचें। उन्हीं लोगों को आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में ऐड करें जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं, और जिनसे आप कभी ना कभी मिले हैं, या फिर आपको जिनके ऊपर विश्वास है कि हाँ ये एक ऑथेंटिक व्यक्ति है, ये कोई गलत व्यक्ति नहीं है। अगला टर्म जो हम यूज करने वाले हैं साइबर अपराध में, हम देखने वाले हैं, ये है क्लिक जैकिंग। दो शब्दों से मिलकर के बना है ये। पहला शब्द है क्लिक और दूसरा शब्द है हाईजैकिंग। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक शब्द है क्लिक और एक शब्द है हाईजैकिंग। ये शब्द जो है पहली बार में ग्रासमैन और रोवर हैंसन द्वारा 2008 में यूज किया गया था। अब इसमें होता क्या है वो समझिए आप। इसमें अक्सर हम ये देखते हैं, जब हम कोई भी किसी भी वेबसाइट को गूगल वगैरह में खोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे इमेज हमको दिखाई देते हैं जो देखने में बिल्कुल वैलिड लगते हैं। उनमें इस तरह की बातें लिखी होंगी कि आ, यहाँ पर क्लिक करके अनलिमिटेड डाटा पाएं, या फिर इस चीज़ को क्लिक करके फ्री में कोई गाना डाउनलोड करें, फ्री में कोई वीडियो डाउनलोड करें, और हम उसे आकर्षक समझ के उसको क्लिक कर देते हैं। लेकिन रियलिटी में वो वैसा होता नहीं है। उसके अंदर एक वायरस छुपा हुआ होता है, एक लिंक छुपा हुआ होता है। जैसे ही आप उस चीज़ को क्लिक कर देते हैं तो वो वायरस आपके सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है और आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। आपकी व्यक्तिगत जानकारियों को इकट्ठा करने लगेगा। आपके जो भी पासवर्ड होंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ के पासवर्ड हों,
उनको इकट्ठा करने लगेगा, आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में जो भी ओटीपी वगैरह आएंगे उनको इकट्ठा करने लगेगा और उसका गलत उपयोग करेगा। तो इसको कहते हैं क्लिक जैकिंग। मतलब किसी व्यक्ति से किसी चीज को क्लिक करवा के उसके सिस्टम को हाईजैक करना। यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि इसमें हैकर किसी वेबसाइट पर वैध दिखने वाले, वैध दिखता है, वो जो भी इमेज वगैरह हमारे सामने आती है वो वैध दिखाई देती है। वहां पे सामने लिखा हुआ आएगा क्लिक हियर टू गेट अनलिमिटेड डाटा। हम उसे क्लिक कर देंगे और वहां पे क्लिक करने के जैसे ही हमने उसको क्लिक किया, आपका मोबाइल या कंप्यूटर हाईजैक हो जाएगा। वैध दिखने वाले कंट्रोलर पर मैलिशियस कोड छिपाते हैं। मैलिशियस कोड का मतलब होता है ऐसा कोई कोड जो हम चाहते नहीं है कि डाउनलोड हो। मैलिशियस का मतलब होता है अवांछित, और हम उसे चाहते नहीं है कि वो आए, लेकिन फिर भी उसे धोखा दे करके हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड करवाया जाता है। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है हैकर किसी वेबसाइट पर वैध दिखने वाले कंट्रोलर पे मैलिशियस कोड को छिपाते हैं और उसका उपयोग करके हमारे मोबाइल या कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करते हैं। इस टर्म को कहा जाता है क्लिक जैकिंग। अगला जो हम देखने वाले हैं, अगला अब हम इसके कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा करने के लिए किस तरह के टूल्स को उपयोग किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हैं साइबर अपराध के तरीके और तरीकों में किस तरह के टूल्स का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, ये हैं साइबर अपराध के तरीके। तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से हम कुछ चुनिंदा तरीकों पर ही चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक तरीका होता है हैकिंग। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हैकिंग के टूल्स कौन से होते हैं और प्रमुख वायरस कौन से होते हैं। वायरस क्या होता है, वायरस के प्रकार कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हैकिंग किसको कहते हैं। पहले हम एक डेफिनेशन के तौर पर इसको रीड कर लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नेटवर्क में प्रवेश कर सॉफ्टवेयर, डाटा या सूचना आदि से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है और यह प्रवेश अनाधिकृत रूप से किया जाता है। और जो भी व्यक्ति इस तरह के काम को करता है उसे कहते हैं हैकर। 1963 में, ये फैक्ट है जो कि प्रीलिम्स परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ये 1963 में एमआईटी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक पेपर रिलीज किया था, एक पेपर प्रकाशित किया गया था और उसमें इन्होंने सबसे पहले हैकिंग शब्द का प्रयोग किया था। हैकिंग शब्द का सबसे पहला प्रयोग यहीं पर देखने को मिलता है। एमआईटी इंस्टीट्यूट के छात्रों के द्वारा 1963 में इसका उपयोग किया गया और 1993 में, ये अगला फैक्ट है, लास वेगास नाम की जगह है, वहां पर एक जगह पड़ती है नेवदा। यहां पर एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन का नाम था डेफकॉन। इस सम्मेलन को ही हैकर का पहला सम्मेलन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये जो कि प्रीलिम्स परीक्षा के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, जब नेटवर्क में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है, अनाधिकृत रूप का मतलब उसके पास में अधिकार नहीं है वैसा प्रवेश करने का, लेकिन वो गलत टेक्निक का यूज करके किसी दूसरे व्यक्ति के नेटवर्क में प्रवेश करता है, तो उसे कहते हैं हैक करना। आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर है और उसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहा है। मान लीजिए कि ये एक सर्वर है और इस सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और इन कंप्यूटर्स में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। कोई व्यक्ति इन जानकारियों को पाना चाहता है। अब ये कंप्यूटर तो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब सुरक्षित कंप्यूटर में ये कंप्यूटर जो है, ये सर्वर जो है, इसने किसी को भी अधिकार नहीं दिया कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के इसमें एंटर हो और कोई अन्य व्यक्ति है, कोई और कंप्यूटर है जो इसमें प्रवेश पाना चाहता है, तो गलत टेक्निक का यूज करके वो इस सर्वर में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, उसमें एंटर होने की कोशिश करेगा। अब वो टूल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जैसे की लॉगर होता है, वर्नेबिलिटी स्कैनर होता है और भी कई तरह के तरीके होते हैं। वायरस का प्रयोग करके ऐसा किया जाता है।
अब ये इसमें प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो इसका प्रवेश कैसा प्रवेश कहलाएगा? ये जो भी सिस्टम है इसमें इसका प्रवेश यदि होता है तो ये प्रवेश कहलाएगा अनाधिकृत प्रवेश। ये जो प्रवेश है ये अनाधिकृत प्रवेश है। ये सर्वर जिसका भी है वो ये चाहता नहीं था कि कोई व्यक्ति इसमें एंटर हो, और ना तो इसने अधिकार दिया, लेकिन फिर भी कोई दूसरा व्यक्ति इसमें एंटर हो रहा है और इसकी जानकारी के बिना एंटर हो रहा है, और इसमें एंटर होके इस नेटवर्क को नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये नुकसान कैसा पहुंचा रहा है? या तो वो इसके डाटा को नुकसान पहुंचाएगा, डाटा को या तो वो परिवर्तित कर देगा, चेंज कर देगा, या तो उस डाटा को खराब कर देगा। तो ये सब कुछ कहलाता है हैकिंग। और हैकिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं और बहुत सारे हैकर होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं, हमने देख लिया हैकिंग किसको कहते हैं। हैकिंग को देखने के बाद हम ये देखते हैं, हमने ये भी देखा कि जो व्यक्ति इस तरह के गलत काम को करता है उसे हैकर कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये हैकर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक है ब्लैक हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर के बाद में होता है ये है ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, और भी कई तरह के हैकर है। एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पिछले सालों में इससे कई क्वेश्चन आ भी चुके हैं और इसमें इंटरेस्ट बना रहता है। ये अच्छा टॉपिक है ये। इसमें देखिए हम ये देखते हैं कि आखिरकार ब्लैक हैट हैकर किसको कहते हैं। ब्लैक नाम में ही आप ये देखिए, ये ब्लैक शब्द का यूज किया है। ब्लैक शब्द का मतलब काले शब्द का यूज किया गया है यहाँ पर। और सामान्य तौर पे काले रंग को गलत काम करने के लिए डिनोट किया जाता है। एक बहुत अच्छा कलर नहीं कहलाता ये काला रंग। काले रंग को ही हम ये समझ सकते हैं कि काले रंग से डिनोट किया गया है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। अब ये गलत क्या हो रहा है? ऐसा कोई भी हैकर, ऐसा कोई भी हैकर जो पूरी तरह से स्किल्ड है हैकिंग करने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से उसको हैकिंग करते आती है, लेकिन वो किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है और अपनी इस हैकिंग की योग्यता का गलत उपयोग कर गैर कानूनी कार्य करता है, तो इसको कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर का मतलब ये होता है कि ये जो भी उसकी स्किल है हैकिंग की, उस स्किल का गलत उपयोग कर रहा है। अच्छा उपयोग नहीं कर रहा है, ये गलत उपयोग कर रहा है, तो इसको कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। अब ये गलत उपयोग कैसे कर रहा है? जैसे किसी व्यक्ति की जानकारी को ये चुराएगा, अकाउंट को हैक करेगा, पासवर्ड चोरी करेगा, इसके अलावा किसी तरीके के आर्थिक अपराध करेगा। आर्थिक अपराध करने का मतलब ये है कि किसी के बैंक की जानकारी वगैरह इकट्ठा करना, किसी की बैंक की जानकारी को इकट्ठा करना, उससे ओटीपी प्राप्त करना, बैंक से पैसा निकालना, वैसे अपराध भी करते हैं ये। गलत मतलब कुल मिला के जितने भी गलत तरह के अपराध हो सकते हैं वो सब कुछ ब्लैक हैट हैकर करेगा। उसी के विपरीत अगला हैकर जो होता है उसको कहते हैं व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट कलर भी अच्छा होता है, ब्लैक के बिल्कुल विपरीत व्हाइट होता है, तो इसके काम भी बिल्कुल विपरीत होते हैं। व्हाइट हैट हैकर अपनी हैकिंग की स्किल का जो यूज करता है वो अच्छे कामों के लिए करता है, मतलब इसे एथिकल हैकर भी कहते हैं। बाकायदा इनके कोर्स भी होते हैं, एथिकल हैकिंग के कोर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एथिकल हैकिंग सिखाते हैं। अब ये एथिकल हैकिंग में ये देखिए यहाँ पर ये अपनी दक्षता का उपयोग अच्छे काम को करने के लिए करता है, और किसी संस्था के द्वारा या तो किसी सरकार के द्वारा सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। गवर्नमेंट इनको खुद ही अपॉइंट करती है, कोई संस्थाएं इनको अपॉइंट करती है कि आप आइए हमारे यहाँ पर हैकिंग को सही तरीके से उपयोग करिए। सही तरीके से उपयोग करिए मतलब सॉफ्टवेयर को ठीक करिए, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हैक किया जा सकता है वो हमें बताइए ताकि हम उसको रोक सकें। तो ये पूरा अपना काम करेगा अच्छे कामों के लिए। देखिए किसी भी कॉइन के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। इससे अच्छा पहलू भी हो सकता है, बुरा पहलू भी हो सकता है। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए बंदूक है। अब बंदूक का उपयोग सेना भी करती है, सेना उपयोग करती है आम लोगों की रक्षा करने के लिए, वहीं उसका उपयोग आतंकवादी भी करते हैं आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक वैसा ही हैकिंग है। हैकिंग का उपयोग अच्छे कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है और गलत कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है। बात होती है केवल नियत की कि नियत कैसी है। ब्लैक हैट हैकर जो है इसकी नियत गलत है, इसकी नियत अच्छी नहीं है, और व्हाइट हैट हैकर जो है इसकी नियत अच्छी है, ये अच्छे कामों में इसका उपयोग कर रहा है, तो इसलिए इसको एथिकल हैकर भी कहा जा सकता है। अब ये करेगा क्या?
नेटवर्क की कमजोरियों का पता लगाएगा और उन्हें ठीक करने के बारे में बताएगा। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है, इनको इनवाइट किया जाता है, सरकार संस्था इनको इनवाइट करती है कि आप आओ और हमने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है इसको आप हैक करके दिखाओ। जब आप इसको हैक करके दिखाओगे तो आप पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर में क्या कमियां हैं, किसी पोर्टल में क्या कमियां हैं, कोई वेबसाइट बनाई गई तो वेबसाइट में क्या कमियां हैं, और उन कमियों को समय रहते दूर कर दिया जाए ताकि कोई दूसरा गलत इरादे वाला हैकर इसको हैक ना कर सके। तो एक अच्छी नीयत से हैकिंग का काम कर रहा है ये। फिर अगला हैकर होता है ग्रे हैट हैकर। ये है ग्रे हैट हैकर। ये ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। ग्रे कलर कैसे बनता है? ब्लैक और व्हाइट को आप मिला दोगे तो ग्रे कलर बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से ब्लैक और व्हाइट हैट हैकर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं ग्रे हैट हैकर। ये दोनों बुरे, अच्छा काम भी करेगा ये और बुरा काम भी करेगा समय के अनुसार। हमने एक शब्द यूज करते हैं, हम एक कहावत है थाली का बैंगन। थाली के बैंगन का मतलब ये होता है थाली है उसमें एक बैंगन रखा हुआ है। अब आप थाली को जिस साइड लुढ़काओगे ये बैंगन उसी साइड लुढ़क जाएगा। इसका खुद अपना ईमान धर्म नहीं है। ठीक इसी तरीके से होते हैं ग्रे हैट हैकर। मतलब जब इनको फायदा मिला अच्छा काम करने में तब ये अच्छा काम करने लगे, जब इनको फायदा मिला बुरा काम करने में तब ये बुरा काम करने लगे। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। जहां इनको अच्छा लगेगा ये वैसा काम करेंगे, समय के हिसाब से अच्छा काम भी कर लेंगे, समय के हिसाब से बुरा काम भी कर लेंगे। ये भी हैकिंग में स्किल्ड होते हैं। तो इनको कहते हैं ग्रे हैट हैकर। उसके बाद हैकर में अगला टाइप जो है, जो अगला टाइप यूज किया जाता है इसको कहते हैं ग्रीन हैट हैकर। अब ये ग्रीन हैट हैकर क्या है? हमने ब्लैक के बारे में देखा, हमने व्हाइट के बारे में देखा, हमने ग्रे के बारे में देखा। अब ये ग्रीन क्या है? ग्रीन हैट हैकर वो हैकर होते हैं जो अभी हैकिंग सीख रहे हैं। इनको पूरी तरह से बहुत अच्छे तरह से हैकिंग आती नहीं है। ये प्री हैकर कहलाते हैं। मतलब ये अभी हैकिंग की दुनिया में नए हैं। ये बिल्कुल अभी नए हैं और नए होने के नाते ये धीरे धीरे हैकर सीख रहे हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, ये प्री हैकर है और हैकर की दुनिया में ये नए हैं, नए हैकर हैं ये जो भी कुछ है अपने कौशल को बढ़ा रहे, अपनी स्किल को बढ़ा रहे हैं और ये सीख रहे हैं। अभी इनको बहुत अच्छे तरीके से आता नहीं है। ये कुछ भी नया नया प्रयोग करके हैकिंग को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको कहते हैं ग्रीन हैट हैकर। ये हल्की फुल्की कोडिंग कर लेते हैं। मतलब यदि मान लीजिए हैकिंग करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाना है तो ये थोड़ा बहुत प्रोग्राम बना लेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। तो ये सीखने की अवस्था में है अभी। इनको कहते हैं ग्रीन हैट हैकर। अगला है ब्लू हैट हैकर। अब ये ब्लू हैट हैकर क्या होता है? देखिए, ब्लू हैट हैकर का मतलब ये होता है, इससे पहले हम परिभाषा के तौर पर देखें, कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने वाले हैकर ब्लू हैट हैकर कहलाते हैं। सुरक्षा पेशेवर के रूप में काम करते हैं। मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन व्हाइट हैट हैकर भी तो वही काम कर रहा था। आपके मन में सवाल आएगा कि जब व्हाइट हैट हैकर भी यही काम कर रहा था और ब्लू हैट हैकर भी यही काम कर रहा है तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों के काम सेम है। ये भी अच्छा काम कर रहा है, ये भी किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वेबसाइट पोर्टल की कमियों को पता लगाता है, उनको दूर करने के बारे में बताता है, इसलिए इनको सुरक्षा पेशेवर कहा जाता है। तो फिर आखिरकार व्हाइट हैट हैकर और ब्लू हैट हैकर में अंतर क्या हुआ? देखिए मैं आपको बहुत सामान्य तरीके से बताता हूँ। अंतर बहुत छोटा सा अंतर है। व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं वो किसी सरकार या संघ के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और एक संगठन के अंदर रह के काम करते हैं। जबकि ब्लू हैट हैकर जो होते हैं वो किसी सरकार या संघ के साथ काम नहीं करते, बल्कि फ्री होकर के इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं, स्वयं के द्वारा काम करते हैं। ये किसी के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते, ये एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे। तो इसको कहते हैं ब्लू हैट हैकर। अगला हैकर जो है उसके बारे में रेड हैट हैकर। रेड हैट हैकर बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, रेड हैट हैकर, क्योंकि इसका काम ही ऐसा है। ये थोड़ा सा अग्रेसिव होता है और जो अग्रेसिव होता है वो लोगों को थोड़ा सा पसंद आता है। अग्रेसिव किस तरीके से है? ये भी एक अच्छा हैकर है, ये कोई बुरा हैकर नहीं है, अच्छा हैकर है। और इसका काम जो है थोड़ा सा आक्रामक होगा। ये हैकिंग की दुनिया के सतर्कता के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये आखिरकार ये इसका मेन काम क्या है? ये आखिरकार दूसरे हैकर से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो रहा है? तो डिफ्रेंशिएट कुछ इस तरीके से हो रहा है कि
ये ब्लैक हैट हैकर के द्वारा की गई हैकिंग को रोकता तो है, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे रुकता नहीं है, क्योंकि ये अग्रेसिव है। ये रुकेगा कैसे? ये एक स्टेप आगे बढ़ता है। अब ये एक स्टेप आगे कैसे बढ़ता है? इसका अगला उद्देश्य होता है कि ये जो ब्लैक हैट हैकर था जिसने हैकिंग की थी, अब हम इसी को ख़त्म कर देंगे। मतलब ये हमारे सिस्टम को हैक करने के लिए आया था, तो हम अपना सिस्टम हैक तो नहीं होने देंगे, उल्टा अब हम इसका सिस्टम हैक करेंगे। मतलब हम ब्लैक हैट हैकर के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके उसी के सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो ये काम करता है रेड हैट हैकर। मतलब अपने सिस्टम को ना तो हैक होने देगा, उल्टा ब्लैक हैट हैकर के सिस्टम को ही पूरी तरीके से हैक कर लेगा। ये कहलाते हैं रेड हैट हैकर। अब हम ये देखने वाले अगले कौन है। अगला है स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज का मतलब क्या है? देखिए, शब्द से समझ में आ रहा है यहाँ पर एक किडीज शब्द का उपयोग किया गया है। किडीज शब्द का उपयोग करना है, किडीज शब्द का मतलब ये होता है बच्चे, छोटे बच्चे। तो मतलब हैकिंग की दुनिया के ये छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे ऐसे हैं कि इनको खुद से हैकिंग करते कुछ नहीं आती। ये केवल और केवल ऑलरेडी जो कोड दूसरों के द्वारा ऑलरेडी डेवलप कर लिए गए हैं, उन कोड का यूज करके ये हैकिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह दूसरों से बने हैकिंग टूल का उपयोग कर हैकिंग का प्रयास करते हैं। इनमें खुद का टूल या कोड बनाने की विशेषज्ञता नहीं होती, इसका अभाव होता है। वह हैकिंग का अत्यधिक ज्ञान भी नहीं होता है। जैसे कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए इनका मन किया कि किसी का मोबाइल या कंप्यूटर वगैरह हैक करना है। अब ये कैसे करें? तो गूगल में सर्च करेंगे कि कैसे किया जाता है। गूगल में सर्च किया, गूगल ने बता दिया कि आप एक काम करो, आप कीलॉगर नाम की एक चीज़ को डाउनलोड कर लो। कीलॉगर नाम की चीज़ का उपयोग कर लो। अब ये कीलॉगर क्या है? एक तरह का वायरस होता है ये। और किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में इसको इंस्टॉल करा दो। तो जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा और वह व्यक्ति अपने मोबाइल में कुछ भी टाइप करेगा, कोई भी कीबोर्ड की बटन दबाएगा, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन इस व्यक्ति के पास में आती रहेगी। ये छोटा सा टूल है ये। ऐसे छोटे छोटे टूल का उपयोग करते स्क्रिप्ट किडीज। ना तो इनको हैकिंग आती है, ना ही ये प्रोफेशनल हैं, ना ही इनको बहुत अच्छे तरीके से ये कुशल हैं, अपने काम को करने के लिए स्किल्ड है, नहीं है। बस ये छोटे छोटे टूल का उपयोग कर रहे हैं और उसी टूल का उपयोग करके हैकिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं हैकिंग की दुनिया के बच्चे हैं अभी ये। अगला होता है फिरकिर। फिरकिर एक बहुत सामान्य सी चीज़ है। टेलीफोन को, ऐसे हैकर जो टेलीफोन को हैक करने का काम करते हैं, उसको कहते हैं फिरकिर, या फ्री किर भी कहते हैं उसको। अगला होता है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट क्या है? एक्टिविस्ट का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है हैकर और एक है एक्टिविस्ट। दो शब्दों से मिलकर के बना, और इसका काम क्या है? एक्टिविस्ट क्या काम करते हैं? एक्टिविस्ट जो होते हैं, जो राजनीतिक रूप से काम करेंगे, सामाजिक रूप से काम करेंगे, धार्मिक रूप से काम करेंगे। तो ये जो एक्टिविस्ट है, इनका एजेंडा भी ऐसा ही होता है। इसका मतलब ये है कि ये अपने कोई सामाजिक एजेंडे के लिए, राजनीतिक एजेंडे के लिए, या तो धार्मिक संदेश भेजने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, राजनीतिक एजेंडा, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए हैकिंग का प्रयोग करते हैं। इनकी कोई, जैसे मान लीजिए राजनीतिक विचारधारा है, और ये अपनी इस राजनीतिक विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। अब ये क्या करेंगे? कोई बहुत बड़ी सरकार की कोई बहुत बड़ी वेबसाइट होगी, या तो कोई राजनीतिक पार्टी का कोई पेज होगा, उसको हैक कर लेंगे और वहां पे अपनी विचारधारा को अपलोड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए हैकिंग का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही धार्मिक तौर पे भी किया जा सकता है। कोई धार्मिक पेज को उन्होंने हैक कर लिया, वहां पे अपनी विचारधारा अपलोड कर रहे हैं। तो ये कहलाते हैं हैक्टिविस्ट। अगला जो है एलीट हैकर, कि आखिरकार ये एलीट हैकर क्या होता है? एलीट हैकर एक बहुत ही सामान्य सी चीज है। ऐसा कोई भी हैकर जो हैकिंग में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, बहुत ज्यादा कुशल है, ऐसे हैकर को कहा जाता है एलीट हैकर। बहुत ज्यादा कुशल हैकर हैं ये, इन्हें कहा जाएगा एलीट हैकर। तो ये हमने कुछ सामान्य प्रकार पढ़े हैकर के, कितने प्रकार होते हैं हैकर के, ये सब कुछ परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, पिछले सालों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए तो हम ये देखेंगे कि आखिरकार हैकिंग में टूल्स कौन से उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ ये हैकिंग के टूल्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, अब हम देखते हैं हैकिंग में उपयोग किए जाने वाले कुछ टूल्स के बारे में। ये टूल्स जो हैं
बहुत सारे टूल्स होते हैं, हमने यहाँ पे केवल 3 टूल्स के बारे में चर्चा की है, जिनमें से एक टूल जो है उसको कहते हैं भेद्यता स्कैनर। भेद्यता स्कैनर मतलब वर्नेबिलिटी स्कैनर भी इसको कहा जाता है। ये स्कैनर है क्या आखिरकार? ये स्कैनर जो है किसी भी सिस्टम की किसी भी कम कमजोरी को पता करता है। कोई भी सिस्टम है, कोई भी मोबाइल है, कोई कंप्यूटर है, नेटवर्क है, तो उसकी कमजोरी को पता करेगा कि आखिरकार इसकी कमजोरी क्या है, ताकि इसमें एंटर हुआ जा सके। एंटर करने के लिए कमजोरी, जैसे मान लीजिए कोई चोर है, वो किसी घर में एंटर होना चाहता है चोरी करने के उद्देश्य से, तो सबसे पहले पता करेगा इस घर में घुसने के कमजोर रास्ते कौन से हैं, कहाँ का दरवाजा कमजोर है, कहाँ की खिड़की कमजोर है, कोई शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। इस तरीके से वो उस मकान में एंटर करेगा, घर में एंटर करेगा। इसी तरह का उपयोग करते हैं हैकर, कि किसी सॉफ्टवेयर की कमजोरी कहाँ पर है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, उसका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, वो पुराना हो चुका है, या तो उसमें ऑलरेडी कोई वायरस हैं, तो ये सारी चीज़ें उसकी कमजोरियां कहलाती हैं। या तो उसमें कोई बहुत अच्छा एंटीवायरस का उपयोग नहीं किया जा रहा है, कोई फायरवॉल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये सब कुछ किसी सिस्टम की कमजोरियां कहलाती हैं। इन कमजोरियों को पहचानने का काम करता है वर्नेबिलिटी स्कैनर या तो भेद्यता स्कैनर। इस कमजोरियों को पहचान कर किसी कंप्यूटर सिस्टम में वो एंटर करेगा और उसका गलत उपयोग करेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हैं किस्मेट, नेट स्टम्बलर और निक्टो। अगले जिस टूल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कीलॉगर। कीलॉगर क्या है? हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कीलॉगर एक ऐसा वायरस होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है, जिसे किसी सिस्टम में डाल देने पर, किसी सिस्टम में यदि ये एंटर कर जाए, तो उसके बाद उसके कीबोर्ड में दबाए गए हर एक बटन को ये रिकॉर्ड करने लगता है, और वो रिकॉर्डेड सूचना हैकर के पास पहुंचती रहती है। ऐसा करके ये हैकर जो है किसी भी व्यक्ति के पासवर्ड और यूजर नेम को पा सकता है, क्योंकि पासवर्ड और यूजर नेम कीबोर्ड से ही एंटर किए जाते हैं। तो ये कीबोर्ड की हर एक की को रिकॉर्ड करेगा, और पासवर्ड और यूजर नेम वगैरह जो भी अन्य जानकारियां होती हैं वो हैकर के पास में पहुंच जाएंगी। ये की को रिकॉर्ड किया जाता है। अगले जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसको कहते हैं रूट किट। रूट किट एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा प्रोग्राम है, जो किसी भी कंप्यूटर को नियंत्रित करने की अनुमति दूसरे व्यक्ति को दे देता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने इसको इंस्टॉल कर लिया, इसको डाउनलोड कर लिया, इसको परमिशन दे दी, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने सिस्टम को नियंत्रित करने की, अपने सिस्टम को कंट्रोल करने की परमिशन किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी है, और वह व्यक्ति अब इसका उपयोग करके डाटा को चोरी करेगा। कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद उसमें बहुत सारी परमिशंस आती हैं। उन परमिशंस को हम अलाउ करते हैं या तो डिक्लाइन करते हैं। ठीक इसी तरीके से रूट किट को गलती से अलाउ करवा दिया जाता है, कि आप एक बार उसको अलाउ करो तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो हैकर के पास चला जाएगा, और आपके सिस्टम को हैकर कंट्रोल करने लगेगा। ऐसा करने में रूट किट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने सामान्य तौर पर यहाँ पर वर्नेबिलिटी स्कैनर के बारे में बात की, हमने यहाँ पे कीलॉगर के बारे में बात की, और हमने यहाँ पे रूट किट के बारे में बात की। ये बहुत ही बेसिक टूल हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल होते हैं, लेकिन हमने सामान्य तौर पे 3 टूल्स के बारे में ही यहाँ पर चर्चा की है। अब हम अगले बात करने वाले हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। वायरस के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन हमने गहराई से उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर उसको गहराई से थोड़े थोड़े फैक्ट देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें बेसिक तथ्यों को हमने जोड़ा है, उनके बारे में हम जानेंगे। वायरस होता क्या है? वायरस के पूरा नाम जो होता है, वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेस। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेस, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एमपीपीएससी की परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है ये शब्द। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। तो एक व्यक्ति थे फ्रैट कोहेन, जिन्होंने वायरस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। अब ये है क्या? ये एक तरह का द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ द्वेषता पूर्वक डाला गया है। ये कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं है, इसका कुछ ना कुछ गलत उपयोग होगा। और कंप्यूटर में डाटा को मिटाने के लिए,
उसको परिवर्तित करने के लिए या खराब करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, मैं आपको एक सामान्य तौर पे बताऊं, जो वायरस होते हैं वो भी प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम किसको कहते हैं? प्रोग्राम होता है इंस्ट्रक्शन का समूह। कंप्यूटर कुछ भी अपने आप से नहीं समझता है। कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं और उस कमांड को कहते हैं इंस्ट्रक्शन। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं उसको कहते हैं प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो यदि कोई प्रोग्राम बुरी नीयत से बनाया गया है, कुछ गलत काम करने के लिए बनाया गया है, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होने के बाद कुछ गलत कर रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं वायरस। इसी ही हम कहते हैं वायरस। जैसे वायरस जो है, वायरस फैलता है, रेप्लिकेट होता है। और साथ ही साथ में जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में किसी वायरस को जीवित रहने के लिए किसी होस्ट कोशिका की जरूरत होती है। जब वो होस्ट कोशिका के ऊपर आता है तब जाकर के वो रेप्लिकेट होता है, जीवित रह पाता है। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर के वायरस को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए किसी ना किसी प्रोग्राम की जरूरत होती है। वो प्रोग्राम के पीछे छुपकर प्रोग्राम में एंटर होकर के किसी सिस्टम में प्रवेश करता है। सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो किसी प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहे हैं, प्रोग्राम को चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वायरस एंटर हो जाता है और सिस्टम को चलाने वाले यूजर को इसका पता ही नहीं चलता। ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम को चलाने पर ही सक्रिय होता है। जब आप प्रोग्राम को चलाओगे तभी सक्रिय होगा। ये अपने आप से सक्रिय नहीं होगा। इसको सक्रिय करने के लिए आप उस प्रोग्राम को चलाओगे। और कैसे चलाओगे? अब आप ये देखिए, सामान्य तौर पर वायरस आपके कंप्यूटर में ना आए इसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं? हम ये उपयोग करते हैं, कोई भी गलत पेन ड्राइव आप उसमें अपने कंप्यूटर में मत लगाइए। ईमेल के साथ में यदि किसी तरह का कोई अटैचमेंट आ रहा है तो आप उस अटैचमेंट को इंस्टॉल मत करिए, उसे ओपन मत करिए। किसी गलत लिंक को क्लिक मत करिए। गूगल वगैरह में कोई गलत साइट पर मत जाइए, क्योंकि जैसे ही आप उन सारी चीज़ों को करेंगे वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर होगा। मान लीजिए कि कोई ईमेल है। अब ईमेल के साथ में एक अटैचमेंट लगा हुआ आया, तो अटैचमेंट क्या है? एक तरह का प्रोग्राम है। आपको ऐसा लगेगा कि ये अटैचमेंट कोई ना कोई काम का अटैचमेंट है। आप उसको जैसे ही क्लिक करोगे और वो डाउनलोड होगा, तो उस अटैचमेंट के डाउनलोड होने के साथ साथ वो कंप्यूटर वायरस भी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और फिर वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि ईमेल में उपस्थित वायरस उसके अटैचमेंट को खोलने में ही सक्रिय होता है। ये वायरस की सामान्य जानकारियां हैं। अब हम ये देखते हैं कि वायरस के प्रकार कितने होते हैं। प्रकार, बहुत से प्रकार होते हैं। चुनिंदा प्रकारों को हमने इसमें शामिल किया गया है। जैसे एक होता है मेलवेयर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मेलवेयर का पूरा नाम जो होता है वो होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर से ही इसे मेलवेयर नाम दिया गया है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का ही शॉर्ट फॉर्म करके उसको मैलवेयर नाम दे दिया गया। इसे मालवेयर भी पढ़ते हैं, कुछ किताबों में मालवेयर लिखा हुआ मिलता है, कई जगह पर मेलवेयर लिखा हुआ मिलता है। ये दोनों एक ही हैं। ये है क्या? मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण या तो ना चाहा गया। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, इसे ही हम ये कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करके छेड़छाड़ करता है। अब ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जितने भी तरह के वायरस होते हैं, जितने भी तरह के वॉर्म होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, ये सब कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, मतलब मालवेयर के उदाहरण है। ये क्या करेगा? ये गलत नीयत से आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करेगा और आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि उसकी मेमोरी को भरेगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा, या तो उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाइड कर देगा, उसको परिवर्तित कर देगा, या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैंग कर देगा, आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह क्रैश हो जाएगी। इस तरह की एक्टिविटीज इन सॉफ्टवेयर, इस वायरसेस की वजह से होती है। ये संक्रमित विज्ञापनों को, अब ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये कुछ ऐसा थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक तथ्य है जिसे याद करना होगा कि यदि संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर हमला किया जाता है तो इस टर्म को मालवेयरटाइजीन कहा जाता है। इसे मालवेयरटाइजीन कहा जाता है। ये फैक्ट है, इसे रटना पड़ेगा कि मालवेयरटाइजीन क्या होता है। मालवेयरटाइजीन का मतलब है कि जब कोई संक्रमित विज्ञापन है, ऐसा विज्ञापन जिसके अंदर वायरस छुपा हुआ है, उसको अपलोड किया जाता है, तो इसे मालवेयरटाइजीन कहा जाता है।
अगला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स बहुत ही फेमस है, एग्जाम वगैरह में कई बार पूछा गया है कि आखिरकार ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं। ये देखिए, अगले वायरस के बारे में जो हमें पढ़ना है इसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। आखिरकार ये ट्रोजन हॉर्स क्या है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि कुछ लोग रहते थे एक जगह पे जहाँ पर नाम था, उन लोगों का नाम था ट्रोजन। ये ट्रोजन एक ट्राई नाम के शहर के अंदर रहते थे। और ये ट्राई नाम का जो शहर है, इसकी खास बात ये थी कि इस शहर के चारों तरफ बहुत ही मजबूत दीवारें बनी हुई थी, और इन दीवारों पर बहुत ही मजबूत दरवाजे बने हुए थे। इन दरवाजों से एंटर करके ही कोई व्यक्ति इन तक पहुंच सकता था। इनका युद्ध हुआ यूनानियों के साथ में। इनका युद्ध हुआ यूनानियों के साथ में। यूनानी बहुत लंबे समय तक इनके शहर के बाहर आकर के रुके रहे। वो प्रयास करते रहे कि किसी तरीके से शहर के अंदर पहुंच जाएं, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि इनकी ये जो दीवार थी ये अभेद थी, इनको भेदा नहीं जा सकता था। और इनका जो दीवारों के बीच में जो दरवाजे थे वो इतने मजबूत थे कि उनको तोड़ के अंदर नहीं जा सकता था। यूनानी सेना किसी भी तरीके से ट्रोजन्स के पास में जा ही नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लकड़ी का एक घोड़ा बनाया, बहुत बड़ा घोड़ा बनाया, और इसको दीवारों के सामने, इनके जहाँ पे किला था उसके सामने रख करके वो चले गए। ट्रोजन्स को ऐसा लगा कि यूनानी इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं, और शांति के तौर पे, शांति के प्रतीक के तौर पर उन्होंने ये घोड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। ट्रोजन्स ने अपने दरवाजे को खोला और उस घोड़े को लेकर के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया कि यूनानी वगैरह जा चुके हैं, अब यहाँ पे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। रात का समय जब था, यहाँ पर एक ट्विस्ट था। यूनानियों ने क्या किया था कि यूनानियों ने उस घोड़े के अंदर अपने बहुत ही अच्छे अच्छे सैनिकों को छिपा दिया था। रात के समय में धीरे से वो सैनिक घोड़े से बाहर निकले, और उन्होंने उस शहर के जो दरवाजे थे उनको खोल दिया। जैसे ही वो दरवाजे खुले तो यूनानी ट्रोजन्स के इस शहर में एंटर कर गए और इस शहर को जीत लिया। तभी से ये ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। इसी से जुड़ा हुआ है ये वायरस। ये वायरस भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मतलब देखिए, यहाँ पे यूनानियों ने दिखाया कुछ था और रियलिटी में था कुछ और। यूनानियों ने दिखाया कि ये घोड़ा है, लकड़ी का घोड़ा है, लेकिन रियलिटी में उस घोड़े के अंदर सैनिक छुपे हुए थे। ऐसा ही कॉन्सेप्ट इस ट्रोजन हॉर्स के साथ में है। ये देखने में ऐसा लगेगा कि कोई यूटिलिटी प्रोग्राम है, जैसे कि कोई गेम। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि कोई यूटिलिटी प्रोग्राम है ये। आप इसको डाउनलोड करोगे कि ये कोई गेम है, कोई वीडियो है, कोई इमेज है, कोई सॉफ्टवेयर है। आपको लगेगा कि ये हमारे काम आएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, उसके अंदर वायरस छुपा हुआ है। जैसे ही आप उस गेम को या तो कोई वीडियो को डाउनलोड करोगे, वो वायरस भी आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, यह स्वयं को किसी यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे गेम आदि की तरह दिखाता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में संक्रमित वायरस उपस्थित होते हैं। अब ये ट्रोजन हॉर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बैंक ऑरिफाइस ट्रोजन और नेट बस ट्रोजन। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से ये दिखाएगा कुछ और रियलिटी में कुछ और होगा। सामने से देखने में ऐसा लगेगा कि कोई यूजफुल सॉफ्टवेयर वगैरह है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ वायरस उपस्थित होगा। अगला जो हम उसमें वायरस के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर किसको कहते हैं? स्पाई का मतलब होता है जासूस। स्पाईवेयर जो होता है वो जासूसी करने के काम आता है। ये लोगों की, जब ये आपके सिस्टम में एंटर हो जाएगा तो ये आपके सिस्टम की जासूसी करने लगेगा, कंप्यूटर सिस्टम की जासूसी करने लगेगा। जैसे कि अब ये क्या करेगा, जासूसी करके यूजर नेम को चुराएगा, पासवर्ड को चुराएगा, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को चुराएगा। और इसका एग्जाम्पल है की लॉगर, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कीबोर्ड में आप जो भी की एंटर करोगे वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड होती जाएगी। ये जासूसी सॉफ्टवेयर ही होता है, स्पाईवेयर ही होता है। फिर हम अगले वायरस के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है वॉर्म। कि आखिरकार ये वॉर्म क्या होता है? वॉर्म, हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में अक्सर ये देखा है कि जब हम कोई
प्रोग्राम वगैरह को चलाते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी बहुत ज़्यादा भर गई है, जबकि रियलिटी में हमने ऐसा कुछ भरा नहीं है। यदि रियलिटी में हमने 1 जीबी कंप्यूटर सिस्टम को उसमें कुछ डाला होगा, कुछ एंटर किया होगा, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो देखते हैं कि पता चला कि 50 जीबी भरा हुआ है कंप्यूटर, 60 जीबी भरा हुआ है, और जब हम उसको क्लीन करते हैं तो वो एक बार में पूरा क्लीन भी हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने डाटा डाला 1 जीबी का और वो 50-60 जीबी में कन्वर्ट हो गया? एक्चुअली में वो एक वायरस होता है, वो वर्म होता है। ये क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे, ये डाटा या फाइल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा। किसी फाइल को ना तो परिवर्तित करेगा, ना तो उसको खराब करेगा, बल्कि ये खुद की कॉपी बनाएगा। ये खुद की प्रतिकृति बनाएगा, खुद की कॉपी बनाएगा, और इतनी तेज गति से फैलेगा कि सिस्टम की मेमोरी को पूरी तरह से भर देगा। अब ये पूरी तरह से जब सिस्टम की मेमोरी को भर देगा तब क्या होगा? तब सिस्टम की गति धीमी हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ऑटो स्टार्ट 9805, आईआरसी वॉर्म जेनेटिक आदि। तो कहने का तरीका ये है कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को इतना ज़्यादा भर देगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी क्रैश हो जाएगी, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार ये मेमोरी भर क्यों रही है। आप यही सोचोगे कि हमने तो इसमें कुछ ऐसा अपलोड किया ही नहीं है, तो फिर ये इतना ज़्यादा भर कैसे रहा है? वो वॉर्म वायरस की वजह से भर रहा है। मान लीजिए कि कोई वॉर्म वायरस ऐसा था जिसकी एक्चुअल मेमोरी थी 1 MB। अब ये अपने आप को रेप्लिकेट करना चालू करेगा। 1 से ये 2 MB का बन जाएगा, 2 MB से ये 4 MB का बन जाएगा, 4 से ये 8 MB का बन जाएगा। ऐसा करते करते ये कई जीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से ये आपकी मेमोरी को पूरी तरह से भर देगा, अननेसेसरी भर देगा। अगला जो है, अगला वायरस जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये अभी वर्तमान में कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था, जिसका नाम है रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब होता है रैंसम का मतलब होता है फिरौती। ये है रैंसमवेयर। और ये जो रैंसम है, रैंसम का मतलब होता है फिरौती। फिरौती, अब ये शब्द यहाँ पे क्यों यूज़ किया जा रहा है रैंसमवेयर में? रैंसम का उपयोग इसलिए किया जा रहा है, ये क्या करता है, ये वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करेगा और आपके कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर देगा, और ये कहेगा कि यदि अब आपको इसको अनलॉक करना है तो आप फिरौती दो, मतलब कुछ पैसे की मांग ये करेगा। जब तक आप ये पैसों की मांग को पूरा नहीं करोगे तो ये आपके सिस्टम को अनलॉक करेगा ही नहीं, ये लॉक रहने देगा। इसलिए इसको कहते हैं रैंसमवेयर। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यह किसी सिस्टम में प्रवेश कर उसे लॉक कर देता है और उसे पुनः खोलने के लिए फिरौती की मांग करता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि क्रिप्टो लॉकर और वानाक्राई। बहुत फेमस थे, ये एग्जाम वगैरह में पूछे भी जा चुके हैं पहले। ये फिरौती की मांग करने वाला एक सॉफ्टवेयर, जब तक आप फिरौती की इसकी रकम पूरी नहीं दोगे तब तक ये आपके कंप्यूटर को अनलॉक नहीं करेगा। बहुत बड़े बड़े दुनिया में रैंसम अटैक हो चुके हैं और इनके लिए इनको अभी तक तोड़ा नहीं जा सका। अंततः फिरौती की रकम को देना पड़ा, तब जाकर के कंप्यूटर सिस्टम अनलॉक हुए। बड़ी बड़ी संस्थाओं के कंप्यूटर को इन्होंने लॉक कर दिया था। अगला है पैगासस स्पाईवेयर। ये भी कुछ समय पहले बहुत चर्चा का विषय रहा। पैगासस स्पाईवेयर क्या है कि एक तरह का जासूसी सॉफ्टवेयर है। ये जासूसी करने में उपयोग किया जाता है, और इसकी खास बात यह है कि केवल और केवल जासूसी करने के लिए सामान्य तौर पे जो दूसरे वायरस वगैरह होते हैं उनकी खासियत ये रहती है कि उसको कंप्यूटर में एंटर करवाना पड़ता है। कंप्यूटर में एंटर होने के बाद यूज़र उसको इंस्टॉल करता है, गलती से इंस्टॉल करता है, और उसके बाद में फिर वो वायरस कंप्यूटर को संक्रमित करना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कंप्यूटर में वायरस को इंस्टॉल कराने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल एक मिस वीडियो कॉल के ज़रिए, मतलब जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप में एक वीडियो कॉल, एक मिस्ड वीडियो कॉल आएगा, और केवल इतने से ही किसी व्यक्ति का सिस्टम हैक हो जाएगा और उसकी जासूसी होने लगेगी। इज़राइल की साइबर सुरक्षा कंपनी थी जिसने इसको बनाया है। इज़राइल की साइबर सुरक्षा कंपनी ने इसको बनाया है। केवल केवल मिस कॉल के ज़रिए ये किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है। ये जासूसी सॉफ्टवेयर है। ये बहुत ज़्यादा भी फेमस था, एग्जाम वगैरह में ये पूछा भी गया काफ़ी ज़्यादा। अगले जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है लॉजिक बम। नाम से ही समझ में आ रहा है किसी तरह का लॉजिक,
किसी भी तरह का लॉजिक। अब ये क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करेगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होगा? एग्जीक्यूट तब होगा जब कोई निश्चित समय जो उसमें फीड किया गया है तब आएगा, या तो कोई निश्चित परिस्थिति जो उसमें फीड की गई है तब आएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको इस तरीके से इंस्टॉल किया गया है कि किसी भी दिन में, मान लीजिए हमने एक दिन ले लिया सोमवार, सोमवार को दिन के 2 बजे इसको इंस्टॉल होने का इसमें फीड किया गया है, तो ये सोमवार को दिन के 2 बजे ही इंस्टॉल होगा और अपना काम करना चालू करेगा। या तो कोई स्टैंडर्ड परिस्थिति डाल दी गई है कि किसी विशेष वेबसाइट पे जाने पे या तो किसी विशेष फोल्डर को खोलने पर ही इसको ओपन होना है, तो ये उस कंडीशन पे होगा। जब तक इसको कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं मिलेगा तब तक ये अपना काम शुरू नहीं करेगा, और जब उसको वैसा समय या वैसी परिस्थिति मिल जाएगी वही अपना काम करना शुरू करेगा और कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करना शुरू कर देगा। इसलिए इसको कहा जाता है लॉजिक बम। अगला जो हम देखने वाले हैं, अगला है रेसिडेंट वायरस। अगला जो वायरस है इसका नाम है रेसिडेंट वायरस। ये बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट है, ये जो तीनों हम पढ़ने वाले हैं ये तथ्यात्मक है, बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, तथ्यात्मक है। ये क्या है, ये देखिए, रेसिडेंट वायरस। ये वायरस क्या करता है, ये कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में छिप जाता है, और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है ये अपना काम करना चालू कर देता है। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा ये खुद को एक्टिव कर लेगा और फाइलों को संक्रमित करने लगेगा, इसलिए इसको कहते हैं रेसिडेंट वायरस। कंप्यूटर की मेमोरी में छिपा हुआ होता है। अगला वायरस है ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस का मतलब ये होता है कि ये प्रोग्रामिंग के कोड को, किसी भी सिस्टम के किसी भी फाइल के प्रोग्रामिंग के कोड को हानिकारक कोड में बदल देगा और उसको ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट करने का मतलब ये होता है कि जो मूल रूप से प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ था उसकी जगह पे वो अपना कुछ कोड ऐड कर दे, उसको खराब कर दे, उसको ओवरराइट कर दे। अब ऐसे में होता क्या है कि वो जो फाइल है वो फाइल पूरी तरह से खराब हो जाती है। खराब होने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो जाएगा, वो आपको वो फाइल बकायदा वहां पे दिखाई देगी, जहां कहीं पर भी आपने फाइल को सेव किया है तो फाइल दिखाई देगी, लेकिन आप उस फाइल को ओपन नहीं कर पाओगे। और जब आप ओपन ही नहीं कर पाओगे तो वो फाइल आपके किसी काम की रही ही नहीं। मान लीजिए आपने कोई इमेज जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड की थी और वो इमेज जो है ओवरराइट हो गई। अब आप चाह के भी उसको ओपन नहीं कर पा रहे हो तो वो इमेज तो आपके कोई काम की रही ही नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए वो डिलीट ही हो गई है, वो सामने दिख रही है लेकिन अब उसका कोई उपयोग ही नहीं है, तो एक तरीके से वो डिलीट हो गई। इसको कहते हैं ओवरराइट करना, और ऐसा ही ये वायरस करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं ओवरराइट वायरस। अगला जो वायरस है उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस का मतलब क्या होता है कि ये अपने कोड को लगातार चेंज करता है, हर बार एक नए रूप में ये सामने आता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायरस स्वयं के कोड को बार बार बदलता है, हर बार नए रूप में सामने आता है। स्वयं के रूप को बार बार बदलने के कारण इस वायरस की पहचान करना अत्यधिक कठिन हो जाता है, जैसे कि वायरस 101 और पैरेटी बूट बी। वायरस अपने आप को बदल रहा है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, हमने कोविड के समय पे देखा था, कोविड का वायरस अपने आप को बार बार म्यूटेट करता था। हमने देखा कोविड के कई वर्जन आए, अल्फा वर्जन, बीटा वर्जन, और हर बार जो है वायरस अपना एक नया रूप लेकर के सामने आता था, इसलिए इसको कहते थे कि ये अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर वायरस भी अपने आप को म्यूटेट करता है। म्यूटेट करने का मतलब ये है कि ये अपने रूप को बार बार बदलेगा। अब ये अपने रूप को जब बार बार बदलेगा तो एंटीवायरस इसको हर बार पहचान नहीं पाएगा। एंटीवायरस खास तरह के वायरस को ही पहचान सकते हैं। अब जब ये बार बार अपना रूप बदल के आएगा तो एंटीवायरस यहाँ पे अपना काम कर ही नहीं पाएगा, एंटीवायरस फेल हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं पॉलीमार्फिक वायरस, जो हर बार अपने रूप को, अपने कोड को चेंज करके सामने आ रहा है। ये बार बार अपने कोड को चेंज कर लेगा। अगला जो वायरस हम पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। ये है बूट सेक्टर वायरस। ये है बूट सेक्टर वायरस। ये क्या होता है, जब कंप्यूटर
बूट करता है तब ये क्रियान्वित होता है। बूट करने का मतलब क्या होता है? जब आप कंप्यूटर को चालू करते हो, और जब आप उसको चालू करते हो तो उसमें जो सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर है, वो आपस में जब समन्वय स्थापित करते, एक दूसरे के कॉन्फ़िगर होते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे से कॉन्फ़िगर होते हैं, एक दूसरे से समन्वय बनाते हैं कंप्यूटर के स्टार्ट होने के समय, उसको कहते हैं बूटिंग। और ये इसी बूटिंग के समय में एक्टिवेट हो जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी को खराब करने का काम करता है। मेमोरी में ही संग्रहित रहता है, कंप्यूटर की मेमोरी को खराब करने का काम करता है, बूटिंग के समय एक्टिवेट होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे डिस्क किलर, माइकल एंजेलो और डाई हार्ड 4000 ए। अगले जिस वायरस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मल्टीपर्टाइट वायरस। अब ये वायरस एक मूल वायरस नहीं है, बल्कि जो हमने पहले बूट व प्रोग्राम वायरस के बारे में पढ़ा है, ये उसी का मिश्रित रूप है। मतलब बूट वायरस और प्रोग्राम वायरस का ही मिश्रित रूप जो कहलाता है, उसको कहते हैं मल्टीपर्टाइट वायरस। एक मिनट, यहाँ पर कुछ, हाँ, ये एक वायरस और है, ये हाईलाइट होना रह गया था, यहाँ पर एक गलती हो गई है। ये है फाइल इफेक्टर या प्रोग्राम वायरस। प्रोग्राम वायरस की खास बात ये रहती है, एक मिनट के लिए आप इसको इसको भूल जाइए, आप यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए। प्रोग्राम वायरस या फाइल इफेक्टर वायरस की खास बात ये रहती है कि ऐसी फाइल है जिसके एक्सटेंशन में .ovl, .drv, .sys या .exe लिखा होता है, ये इन फाइलों को प्रभावित करता है, इन फाइलों को खराब करने का काम करता है। ऐसे वायरस को कहते हैं फाइल इफेक्टर या प्रोग्राम वायरस। अब ये जो वायरस है बूट सेक्टर वायरस, और ये जो फाइल इफेक्टर वायरस है प्रोग्राम वायरस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ये जो वायरस हो गया और ये जो वायरस हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही मल्टीपर्टाइट वायरस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले ये किसी भी प्रोग्राम को संक्रमित करेगा, और जब प्रोग्राम को संक्रमित कर लेगा उसके बाद में फिर ये कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को संक्रमित करने लगेगा और कंप्यूटर को पूरी तरह से क्रैश कर देगा, कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं मल्टीपर्टाइट वायरस। अब अगली स्लाइड जो है, अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि साइबर हमलों से किस तरीके से बचा जा सकता है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। यदि हम इसके पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे तो लगभग 3 घंटे का समय लगेगा, और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। हमने यहाँ पर केवल चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों को ही शामिल किया है, ताकि कम समय में हम अधिक जानकारी और अच्छी जानकारी को समझ सकें। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार साइबर हमलों से बचने के उपाय क्या होते हैं। यहाँ पर मैं बहुत बेसिक उपायों के बारे में बताने वाला हूँ। एडवांस लेवल के भी उपाय होते हैं, लेकिन हमें सामान्य उपायों को सबसे पहले फॉलो करना चाहिए और उनके बारे में जानना चाहिए। साइबर हमलों से बचने के उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसमें सामान्य तौर पर आता है, पहला उपाय होता है प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाए। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब होता है एक नकली सर्वर। जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं से मांगते हैं, कोई भी सर्वर से मांगते हैं, तो सबसे पहले वो आपके सर्वर के कांटेक्ट में ना आकर के एक नकली सर्वर के कांटेक्ट में आए, ताकि आपका आईपी एड्रेस वगैरह छुपा हुआ रहे। ये बहुत डिटेल की बातें हैं, इसे किसी अन्य लेक्चर में हम कवर करेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे ये आपके आईपी एड्रेस को छुपा सकता है ताकि आपकी व्यक्तिगत जानकारियां सामने वाले व्यक्ति के पास में ना पहुंचे। तो आप प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करें। आपके सिस्टम में या तो मोबाइल में कोई भी वायरस का संक्रमण ना हो, इसके लिए आप एंटीवायरस का उपयोग करें। एंटीवायरस, बहुत सारे एंटीवायरस यूज होते हैं। अगला होता है कि समय समय पर अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। तो उसके बाद किसी भी अवांछित ईमेल लिंक को ना खोलें, उसकी फाइल वगैरह को ना खोलें। फाइल, ईमेल में जो अटैचमेंट लगे हुए होते हैं, जब तक वो किसी ऑथेंटिक व्यक्ति के द्वारा ना आए हों तब तक आप उसे क्लिक ना करें, उसे डाउनलोड ना करें। ये तरीके हैं। इसके अलावा कुछ तकनीकें होती हैं जैसे हैंडशेक, स्मार्ट डॉग और क्रोजर, इनका उपयोग करें। और साथ ही साथ में किसी भी व्यक्ति से
किसी भी तरह का ओटीपी शेयर ना करें। बहुत महत्वपूर्ण है ये आज के समय में। मोबाइल वगैरह में आए हुए ओटीपी कभी भी किसी व्यक्ति से शेयर नहीं करना चाहिए। किसी भी सामान्य तौर पे हैकिंग की शुरुआत यहीं से होती है, जब कोई भी व्यक्ति अपने ओटीपी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शेयर कर देता है। उसके अलावा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि पासवर्ड के द्वारा भी सुरक्षा रखी जाएगी, साथ ही साथ में किसी अन्य तरीके से भी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाएगा। आप जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने अपना यूज़र आईडी डाला, यूज़र आईडी डालने के बाद में आपने पासवर्ड एंटर किया और इतने में किसी भी व्यक्ति का सोशल मीडिया अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट और आ जाती है, जैसे कि यूज़र आईडी और पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में कोई ओटीपी आएगा। आपको वो ओटीपी भी डालना पड़ेगा, तब जाकर के कोई सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव होगा। तो ये दो तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, एक तो पासवर्ड से और दूसरा ओटीपी जैसे किसी अन्य माध्यम से भी। इसे कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी को ये एक्टिव करके रखना चाहिए। उसके बाद में होता है फायरवॉल का प्रयोग करें, ताकि किसी भी तरह का संक्रमित वायरस आपके सिस्टम में एक्टिव ना होने पाए। अपने डाटा का बैकअप बना करके रखें, ताकि यदि मान लीजिए ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो बैकअप डाटा आपके पास में रखें। और एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड को सामान्य तौर पे लोग इस तरह का बना लेते हैं, 1 2 3 4। ऐसा पासवर्ड ना बनाएं। इसमें आप @ का प्रयोग करें, नंबर्स का प्रयोग करें, अल्फ़ाबेट का प्रयोग करें और इसका उपयोग करके एक मजबूत पासवर्ड बनाएं, ताकि इस पासवर्ड को आसानी से क्रैक ना किया जा सके। इस तरह से दोस्तों हमने आज साइबर सिक्योरिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।